गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं न्यूमेरिकल्स पे कुछ नस्ट क्वेश्चन के बेस पे करूँगा और कुछ मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करूँगा। तो हम बारी बारी से करेंगे जो न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है वो है सेल रिएक्शन इज, ये सेल रिएक्शन दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ और बताना है कि इसको हमने करना कैसे है। मेन चीज़ ये होती है कि करना कैसे है। न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक वाला न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद आप खुद से ऐसे सिमिलर जो है वो कर सकते हो खुद के खुद। अब देखो ये हमारे पास एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसे लिखा हो तो दिस इज कॉल्ड एज सेल रिप्रेजेंटेशन। ये वाली चीज़ हमें एनोड बताती है, ये हमें ब्रिज बताती है और ये हमें कैथोड बताती है। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, एनोड। ये हमारे पास ब्रिज हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, कैथोड। इसको हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हमने देखना है कि निकालना क्या है। हमने निकालना, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ई सेल निकालना है और नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। अब ई सेल कैसे निकलता है, सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। और रिएक्शन कैसे लिखनी है ई सेल के लिए, कि देखो ई सेल का मतलब हो गया, ये मैं ई सेल आपको लिख के बताता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 इन ओवर एन लॉग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एंड रिड्यूस प्रोडक्ट। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि हर जगह पे आपने फिट करना है। ठीक है। अब इसमें एन क्या चीज़ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज या गेन हो रहे हैं। इसके ऊपर जो लिखना है वो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड पे जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो लिखना है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट वाली साइड पे है। ठीक है। ये आपको मैं रिएक्शन लिख के बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये ऊपर है, अब इसकी रिएक्शन लिखनी है तो आपने कैसे लिखनी है ये बड़े ध्यान से देखना है। मेन इस चीज़ को नोट करना है और इधर से इस चीज़ को नोट करना है। ये ध्यान रखना बस। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे एरो डाल के लिख देना। अब जो 10 है वो 10 टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ H पॉजिटिव जो है वो चेंज हो रहा है H2 में, तो यहाँ पे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 H आयन करने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऐड कर लेना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कट जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन क्या आएगी, Sn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स राइज टू Sn2 प्लस प्लस H2। अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो राइट साइड पे है, यहाँ पे ये वाला हमारे पास आयनिक फॉर्म है और यहाँ पे ये वाला आयनिक फॉर्म है। तो ये चीज़ ऊपर भरनी है, प्रोडक्ट वाली साइड वाले आयंस, और रिएक्टेंट वाली साइड के आयन जो हमने वो फार्मूले में नीचे रखना है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे जाके पावर बन जाएगा। जिसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको नीचे करते थोड़ा सा। कम हो रहा भाई। चलो कोई नहीं, हम लोग इसे दूसरा और तरीके से करने की कोशिश। अब इसके बाद आपने क्या करना, अब आपने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला हमारे पास है ई सेल निकालने के लिए। एक इसका मतलब ये, एक तो मुझे ई नॉट सेल पता होना चाहिए, एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस और बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको साइड पे दोनों को ले जाके ऐसे लिखता हूँ तो
छोटे से पोर्शन को मैं यहाँ पे लिख के बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राइट साइड आपके पास 10 2 पॉजिटिव है और नीचे H पॉजिटिव है, और जो 2 जो था स्टोइचियोमेट्रिक को यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास 10 2 पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन है, 0.5, और नीचे उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, 0.020। तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद इसको 0.059 ओवर n के साथ मल्टीप्लाई करना। n यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है 2 हो रहे हैं, तो हम लोग 2 यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल आएगा, सारा सॉल्व करके ई सेल जो है वो निकल आएगा। ठीक है जी, और ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन भी है। होप आपको पता लग गया होगा बेटा कि ई सेल कैसे निकालना है। ई सेल भी बोल देते हैं, ई सेल या सेल पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ई सेल या सेल पोटेंशियल भी इसी को बोलते हैं कि सेल का कितना टोटल पोटेंशियल है। वो बेटा आपको ये न्यूमेरिकल पता लग गया होगा, जस्ट वैल्यू फिल करके आपने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, ये बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेनियल सेल। अब मैक्सिमम वर्क जो वर्ड है, मैक्सिमम वर्क, ये असल में किसके बराबर है, ये डेल्टा जी नॉट के बराबर है। ठीक है जी, मैक्सिमम वर्क क्या होता है कि जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है वो एक तरह वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मतलब कि वो एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी काम करता है और एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी काम करता है। जब फॉरवर्ड जाता है तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, और जब रिवर्स होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है उसको चार्ज करने के लिए। तो अगर आपने किसी सेल से मैक्सिमम वर्क लेना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ galvanic cell, then charge has to be passed reversibly, and the reversible work done by a galvanic cell is equal to the decrease in its gives free energy। इसी वजह से जब हम लोग डेल्टा जी नॉट लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं -n(n)f(e)नॉट सेल। ये हमारे पास एक तरह का मैक्सिमम वर्क है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको अगर ध्यान से अगर देखो तो ये एक तरह का जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे जो सेल का पोटेंशियल है, ठीक है। और अब यहाँ पे डिस्टेंस तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, जब ये कोई सेल है, सेल में जब ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जब इसको हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ को मूव कर रहा है तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। अब जितने मोल पास हो रहे होंगे तो उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमारे पास ये NF(E0) सेल आ जाता है। माइनस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबली पास कर रहे हैं। तो चार्ज है दैट हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली, तभी तो हम मैक्सिमम वर्क को ऑब्टेन कर सकेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको अभी यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। मेन चीज़ हम तो देखते हैं कि उसने पूछा गया, उसने कहा कि मैक्सिमम वर्क निकालो, तो मुझे मैक्सिमम वर्क में ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़, ये फार्मूला लगाना, और फार्मूले में ये तीन चीज़ें फिल करनी है। एंड क्या हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहे हैं। अगेन आप क्या देखो, यहाँ पे आप सेल को नोट करो, ये वाली ये आपका सेल प्रेजेंटेशन दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जिंक जो वो किस में तब्दील हो रहा है, जिंक तब्दील हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कॉपर किस में तब्दील हो रहा है, कॉपर तब्दील हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। दोनों को जब आप हम लोग ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास जस्ट मैंने एक रिएक्शन आपको बताई है कि कैसे लिखनी है, किसी भी जो सेल आपको रिप्रेजेंट करके बताया हो उसकी उसमें से कैसे रिएक्शन को बना सकते हैं। तो हमें ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड के ऊपर जो आपने लगाया हुआ है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और जो एनोड पे लगाया उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है। कैथोड एक्ट कर रहा है हमारा कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, और दूसरी तरफ उसकी क्या आती है -0.76 वोल्ट।
तो ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बाहर निकल के हमारे पास 1.10 के करीब आएगा। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर देनी है, ये वाली ई नॉट सेल है, आप समझ रहे होंगे ये कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये इसमें ला के इसमें फिल कर देंगे। एफ क्या होता है, फेराडे, फेराडे किसके इक्वल होता है 96,500 कूलम। 1 फेराडे बेसिकली चार्ज ऑन दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने, 1 मोल के ऊपर इतने हैं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ से पता लग रहा है 2 मोल्स लगेंगे। ये तो एक आयन के लिए लिख रहे हैं ना, जब हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं तो मोल्स में करते हैं। तो ये एन कितने हो जाएगा, यहाँ पे 2 भर देना, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन या लूज हो रहे हैं तो 2 यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मतलब आपके लिए डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, यहाँ पे एन की जगह पे आपका आ जाएगा 2, एफ की जगह पे 96500 और ई नॉट सेल आपने अभी निकाला। तो ये सारा कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, resistance of a 0.5 normal solution of an electrolyte in a conductivity cell is found to be 25 ohm। कहता जो रेजिस्टेंस है, देखो कई बच्चे जो गांव वाले होते हैं उनको पता नहीं लगता कि वैल्यू क्या क्या दी हुई है, तो आप हमेशा यूनिट्स को पकड़ लो। जैसे 0.5 नॉर्मल है तो ये मुझे पता लग रहा है कि ये कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सारे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। नेक्स्ट आपके पास 25 ओम लिखा हुआ है, 25 ओम, तो इसका मतलब ये ओम किसके यूनिट्स होते हैं, ये होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो उसने कहा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है इन ऑफ विच द सेल आर 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। अब सेंटीमीटर क्या होता है, किसके यूनिट्स होते हैं, मीटर सेंटीमीटर, ये लेंथ के यूनिट होते हैं। तो लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, और एरिया हमें कितना दिया हुआ 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कहाँ पे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला ये है 1 × 1000 ओवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n, ठीक है। अब आप देखो कि क्या क्या चीज़ गिवन है, n हमें गिवन है, k हमें नहीं गिवन, तो कोई बात नहीं, k को पहले निकाल के फिर इस फॉर्मूले में हम लोग फिल कर देंगे। स्पेसिफिक k होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस इनटू लेंथ ओवर एरिया, या इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का इनटू एल ओवर ए। तो मैं यहाँ पे, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है, लेंथ की वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। ये डेसिमल डेसिमल कट गए, ये कट गया 2 से, 1 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/50। ये आपकी आ गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम यहाँ पे फिल कर देंगे और ये जो ये वाली वैल्यू है ये हम कहाँ पे फिल कर देंगे, इसमें फिल कर देंगे, तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल आएगी। ठीक है बेटा, आंसर्स दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चेक करके देख लेना, ये इजीली आपसे हो जाएंगे। ये सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर भी दिए हुए हैं पंजाब बोर्ड एजुकेटर की, और ये वैसे भी हर एक के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर है। वहाँ पे हमें उसने क्या बोला हुआ, क्या निकालने के लिए, रेजिस्टेंस दी हुई है, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मोलर, पिछले वे में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी भी सेम वही फार्मूला, वहाँ पे हमने नीचे नॉर्मेलिटी लिखा था, यहाँ पे हम नीचे मोलैरिटी लिख देंगे क्योंकि हमने कंसंट्रेशन लिखनी होती है। अब न्यूमेरिकल पढ़ो तो न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में हमें लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस दी हुई है 30 ओम, और आपको इसके अलावा क्या दिया हुआ है, आपको मोलैरिटी दी हुई है, मीन कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5 मोलर। सारी चीज़ें पता है। अब आपको पता है ये चीज़ निकालने के लिए एक अलग फार्मूला है मेरे पास, 1/r इंटू एल ओवर ए। अब ये आपको r की वैल्यू भी दी हुई है, l की भी वैल्यू दी हुई है, a की भी, तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आपके पास क्या निकल आएगा, k निकल आएगा। k निकल आया तो अब इस फॉर्मूले में फिल कर दो, m की जगह पे ये वाली वैल्यू भर देंगे, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो निकल आएगी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नीचे डिवाइड करना है नॉर्मेलिटी से, और मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग m के साथ डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अ सेल रिएक्शन इज दिस। अब देखो ये दी हुई है और ई सेल निकालना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है। अब जो मैं पीछे बता रहा हूँ वही वाला कि किस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल्स को हमने हैंडल करना है। सबसे पहले आपने सेल जो रिप्रेजेंट करके दिखाया उसको पकड़, कुछ नहीं करना आपने, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। यहाँ पे देखो ये किस में तब्दील हो रहा है और ये किस में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे निकल तब्दील हो रहा है किस में बेटा, यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 2 प्लस चार्ज आ रहा है। अब नीचे नेक्स्ट वाले में देखो क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, वो हो रहा है कॉपर में। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव यहाँ पे खत्म हो गया राइट साइड पे, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। अब ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास रिएक्शन आएगी निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ये आपके पास बेटा वो आ गई, एक तरह की रिएक्शन आ गई है, जो हम लोग कह सकते हैं ये। अब इस रिएक्शन से हमारा सारा काम चलेगा। जैसे आपने ई सेल निकालना, कोई बात नहीं, ई सेल निकालना तो ए ई नॉट सेल, पहले फॉर्मूला लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन का, माइनस 0.0591 अवर एन लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाले आयंस कौन से हैं, निकल 2 पॉजिटिव है, प्योर की जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तो हमने सिर्फ आयंस लिखने हैं। इसी तरह नीचे लिखने हैं रिएक्टेंट वाली साइड के, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के आगे कुछ नहीं है, इसलिए ऊपर कोई पावर नहीं आई है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये एक ये चीज़ फिल करनी है, कि ये फिल करनी है, कि ये फिल करनी है, और एक ये वाली फिल करनी है। ये स्टैंडर्ड स्टेट में किस तरह से निकालते हैं, ये निकलता है इस तरह से, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बाकी 0.0591 ओवर एन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। और लॉग निकल की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 0.01 मोलर, और नीचे कॉपर की क्या दी हुई है हमें, 0.01 मोलर। अच्छा एक चीज देखो कमाल की, यहाँ पे यहाँ तो ये गलती से लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाली चीज, यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो सकती, अगर है तो फिर तो ये वाला फार्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब कंसंट्रेशन डिफरेंट दी हो। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो फिर तो हमें पता ही है, ये चीज कट गई, ये टोटल log 1 आ गया, log 1 क्या हो गया, log 1 जीरो होगा, जीरो को इस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो यहाँ पे ई सेल किसके इक्वल आ गया, वो तो ई नॉट सेल के इक्वल आ गया। इट मीन आपको इस जो न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ ई नॉट सेल ही निकालना था। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर हम लोग कह लें कि ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, ओ सॉरी डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो प्रिंटिंग में गलती होगी, यहाँ पे 0.001 होगा। अगर मान लो 0.001 होता तो मैं आपको उस तरह से करके दिखा देता हूँ। सपोज करो आपके पास ऐसे होता, मान लो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग, ऊपर हमें जैसे 0.01 है और नीचे 0.001 है, तो आपने इसको सॉल्व करना। अब बायो वाले बच्चे जो हैं वो इसमें भी गलती कर जाते हैं इसको सॉल्व करने में, तो इसको सॉल्व करना है कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, लॉग जो है वो हमारे पास है, सिर्फ इस पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाने लगा हूँ, 0.01 0.001, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब 1 आवर 100 इंटू 1000 आवर 1, तो ये दो कट गए, तो लॉग क्या बच गया 10, और लॉग 10 क्या होता है 1। ठीक है ना, ये लॉग 10 आ गया, और लॉग 10 की वैल्यू हमें पता होती है। तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो, जैसे कई चीज़ों के आपको याद ही रख लेने चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जैसे log 2 है, तो आपको log 2 की वैल्यू पता ही होनी चाहिए, याद ही कर लो, 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। इसी तरह log 4 की वैल्यू क्या होगी, log 4 की वैल्यू होगी 0.6020। अब आप सोचोगे कि मैंने शायद रट्टा मारा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको याद कर लिया था, क्योंकि log 4 किसके बराबर होता है, log 4 इज इक्वल टू log 2 पावर 2, तो ये 2 आ गया, इसका मतलब 2 log 2 बन गया। log 2 की वैल्यू मुझे पता है
0.3010, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही किया है। इसी तरह से log 5 है, इसकी वैल्यू भी आप याद कर लो 0.6989। log 6 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.7781। ये आप 10 तक याद कर लो, क्योंकि जब आप एंटी लॉग निकालते तो ये वैल्यू हमें बड़ी यूजफुल रहती हैं। हमें कैलकुलेटर कई बार हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हमें वो लॉग टेबल वाली जो बुकलेट देते नहीं है, तो हम लोग को एक रफली ये वैल्यूज अगर सिर्फ 10 तक याद करनी है। 10 में से भी क्या है, जैसे 6 है, 6 की भी कोई आपको ये मान लो ये याद नहीं भी रहती, तो आप क्या करो, आप क्या करोगे, आपको पता है log 6 किसके बराबर होता है, log 6 होता है 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये log m इंटू एन वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू ऊपर याद की है, log 3 की है, तो आप ये लिख सकते हो। मतलब कि इतना मुश्किल नहीं है, आपको ये कुछ वैल्यूज 10 तक आप याद कर लो, चाहे फर्स्ट 2 डिजिट्स कर लो आप। तो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो वहाँ पे हमें एंटी लॉग भी निकालना पड़ता है, तो वो हम लोग विदाउट एनी कैलकुलेटर और विदाउट एनी लॉग बुक हम वो इसको निकाल लेंगे इजीली। ठीक है बेटा, तो तब तक हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये आपको शायद पता लग गया होगा कि कैसे करना है। यहाँ पे आपने निकालना था ई सेल निकालना था, ये सारा फार्मूला बता दिया था। वैल्यूज अगर मान लो ये दी होती, तो आपने इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू 2 फिल कर देनी थी, और ई नॉट सेल कैसे आना था, ई नॉट के थोड़ माइनस ई नॉट एनोड के थोड़। यहाँ पे क्या है, जो राइट साइड पे होता है सेल में, ये आपकी सेल प्रेजेंटेशन है ना, ये वाली, ये तो जो राइट साइड पे है ये कैथोड है, ये लेफ्ट पे एनोड है। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी दी हुई है हमें कैथोड कॉपर की, 0.34, और इसकी कितनी दी हुई है, -0.22 या 22। तो इसको यहाँ पे फिल करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूमेरिकल है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं। हाँ जी, अब हमने करना है न्यूमेरिकल 6। अब 6 न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है बेटा, 6 न्यूमेरिकल ध्यान से देखो। 6 न्यूमेरिकल है जिंक, और इसमें दिया हुआ हमारे पास 6 न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी है 0.2 मोलर दी हुई है। ई सेल निकालना है और एक डेल्टा जी निकालना है। देखो दो फार्मूले लगने हैं, मैं सीधा फार्मूला, पहले तो रिएक्शन तो लिखनी है, पहले रिएक्शन की प्रैक्टिस जरूर कर लो। कैसे करनी है, आपने यहाँ से सेल रिप्रेजेंटेशन से ही रिएक्शन बनानी है, याद रख लो। कुछ नहीं, यहाँ पे ये इसमें तब्दील हो रहा है, ये इसमें तब्दील हो रहा है, बस दैट्स इट। जिंक इसमें तब्दील हो रहा है, जिंक हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जो दूसरे तरफ क्या दिया हुआ हमारे पास, कैडमियम 2 पॉजिटिव, वो किस में तब्दील हो रहा है, वो कैडमियम में बदल रहा है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कट गए, तो हमारे पास रिएक्शन बन गई जिंक प्लस कैडमियम 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम, हो गया। ठीक है, लेफ्ट प्रोडक्ट वाली साइड पे ये आयन है, रिएक्टेंट वाली साइड पे ये आयन है, तो हम जब ई सेल निकाल लेंगे तो ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड आयंस। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है, तो 2 की हो रही है। 2 एक दूसरे को या कह लो लूज कर रहे हैं या वो गेन कर रहा है, जितने लूज हो रहे हैं उतनी, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, जितने लूज होंगे उतने ही गेन होंगे। तो यहाँ पे हम 2 भर देंगे, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है जिंक आयन की 0.0004, 0.0004, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 0.2। ठीक है, अब इसको फिर वही मैं बता रहा हूँ कि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है 0.004 और 0.2 को कैसे सॉल्व करें, तो पहले इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो। यहाँ पे इसको 004, यहाँ पे डेसिमल था ना, ये 1 2 3, इसका मतलब डेसिमल की जगह पे नीचे 1 लिख दो और साथ में 3 जीरो लगा दे। और इसी तरह से यहाँ ऊपर, यहाँ पे 0.2 था ना, यहाँ से डेसिमल हटा दिया, इसकी अब 1 आ गया, जितने डिजिट पीछे उतनी 0 लगा दी। अब ये और ये कट गया,
अब ऊपर रह गया सिर्फ ये वाली 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती आगे वाली की, तो यहाँ पे ऊपर 4 आ गया, नीचे क्या आ गया 100 को 2 से, या पहले इसको भी काट ही दो आप, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया 2 ओवर 100 या कह लो 1 ओवर 50 आ गया। ठीक है, तो आप 1 ओवर 50 को डिवाइड करोगे, 1 को 50 से डिवाइड करो तो आपका 0.00 2 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके फिर इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये आपने सिर्फ इतने पोर्शन को किया है। कई बार बच्चे इसको निकालते निकालते भूल ही जाते हैं कि निकालना तो ये था, इसकी वैल्यू करनी थी। हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में इसको भूल जाते हैं। ये हमने पेपर चेक करते हुए देखते हैं बच्चे यही गलती करते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने आपको तरीका बता दिया, आप सॉल्व करो, आंसर साथ में दिया हुआ है। अगर नहीं निकलता तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th वाला। 7th में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये वाली हमारे पास सेल प्रेजेंटेशन हो गई। इसमें क्या कौन किस में तब्दील हो रहा है, मैग्नीशियम तब्दील हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, तो 2 प्लस आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, लेफ्ट साइड पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, राइट साइड पे कॉपर है। अब ये 2 प्लस इधर आके खत्म हो गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देना है रिएक्शंस को, तो वो भी ऐसी एग्जांपल आएगी आपको मैं बता दूंगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट के, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब जब आप ई नॉट सेल निकाल लोगे तो आप सॉरी यहाँ पे ई सेल निकालना, ई नॉट सेल इधर आ जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू आप वही कैथोड माइनस एनोड से निकाल लोगे, 0.059 ओवर एन यहाँ पे 2 हो गया, लॉग हो गया। मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे ऊपर किसकी आएगी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, नीचे किसकी आएगी आपकी कॉपर 2 पॉजिटिव की। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितनी वैल्यू दी हुई है, इसकी 0.001 दी हुई है, इसकी 0.0001 दी हुई है, इसकी 0.001 दी हुई है और इसकी 0.0001 दी हुई है। तो आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये इसको डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1000। तो नीचे 3 आ गई, ऊपर 4 0 बन रही है। ठीक है, तो उसके बाद ये कट गए, log 10 आ गया, मतलब ये log को पूरे को सिर्फ को सॉल्व किया तो ये इतना पार्ट मेरे पास 10 आ गया इंटू 0.059 ओवर 2 माइनस इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ई के थोड़ माइनस ई नोड फिल करके निकलेगा, तो इधर हमारे पास ई सेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कॉर्लिश लॉ के बेस पे। अब कॉर्लिश लॉ में देखो निकालना क्या है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एसिटिक एसिड की, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एसिटिक एसिड की। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें कौन से दो आयन्स है, एक तो इसमें कैटायन और एनायन कौन कौन सा ये आपने चेक करना है, जैसे इसमें एसिडेट आयन और एच आयन। अब उसके बाद आपने क्या देखना है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा लिखने का ही इसको ढंग है। जैसे आपको उसने वैल्यू दी हुई है एक सोडियम एसीटेट की, एक आपको वैल्यू दी हुई है HCl की, और एक आपको वैल्यू दी हुई है NaCl की, और इसकी निकालने के लिए बोला, ये एम है हमारा, ये एसिटिक एसिड की निकालनी है आपने जो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं। सबसे पहले तो देखना है कि हमने ये हमारा एम है, हमने ये तीनों में से ये चीज कैसे बन सकती है। आपने देखना कि ये दो आयन एक इससे और इससे मिलकर बना है, तो ये दो आयन हमें किस किस से मिल रहे हैं, ये एसिड आयन इससे मिल रहा है और दूसरा एच आयन हमें इससे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दो आयन जिसमें से मिल रहे हैं उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एसिटिक सोडियम एसीटेट आयन है प्लस जो HCl आयन है इसको ऐड कर लिया, और इसको क्या करना है इसमें से माइनस कर देना। वो माइनस क्यों कर देना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए और इसमें से ये पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए और नए पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। मीन इसको माइनस कर देना ताकि ये Na से कट जाएगा, Cl कट जाएगा। क्योंकि अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि कॉलरश लॉ में हम क्या लिखते हैं कि ये जो
किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है वो उसके आयंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन। इसी तरह फिर हम लोग इसको लिख के बताएंगे एच आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। इसी तरह हम उसको अब इसके आगे माइनस पहले मैंने लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस था। अब देखो ये Cl कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी 95.4, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 426.9, इसी तरह तीसरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 120.4। अब इन दोनों को ऐड करना है और इसको बाद में इसमें से माइनस करना है, इन दोनों के जोड़ में से इसको माइनस कर देना, तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। होप आपको बेटा पता लग गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा हाँ जी, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है 9th न्यूमेरिकल, ये है फैराडेज लॉ के ऊपर। ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, एक तरीका ही है इसको निकालने का। जैसे इसमें सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया है व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल एट कैथोड व्हेन पास थ्रू द मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो कहता कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल को डिपॉजिट करने के लिए कैथोड के ऊपर, जब हम लोग मोल्टन मींस पिघली हुई एल्यूमिनियम क्लोराइड में से वो इलेक्ट्रिसिटी पास करें कि 1 मोल डिपॉजिट हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारे फैराडेज लॉ के बेस के ऊपर है। ठीक है, इसको आपने हमेशा ऐसे करना है। सब तो आपको इसके लिए भी रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब उसने क्या कहा है कि ये जो ये देखो ये मोल्टन पिघली हुई स्टेट में, ठीक है, पिघली हुई स्टेट में है ये। तो अब इसमें से अब पिघली हुई स्टेट का मतलब क्या है कि ये आयंस के रूप में प्रेजेंट है। कहने का मतलब है हमने क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। इसका -1 है तो इसका मतलब ये टोटल मिला के इसकी +3 बन जाएगी। तो हमने ये समझना है कि बेसिकली इस चीज़ को हम लोग इसमें बदल रहे हैं। मुझे ये मेन चीज़ पता लगनी चाहिए, बाकी कोई चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हमने क्या देखना, अब इसको हमने समझना है। हमने ये समझना है कि ये जो एल्यूमीनियम आयन है, ये जो एल्यूमीनियम क्लोराइड में एल्यूमीनियम आयन थे, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये एल्यूमीनियम सॉलिड डिपॉजिट हो गया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप बताओ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी 1 मोल डिपॉजिट हो। हम पहले इस रिएक्शन को समझें। ये रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, ये एल्यूमीनियम आयन इसमें तब्दील हो रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। दिस इज वन आयन, दिस इज वन आयन। ठीक है, वन आयन बना तो यहाँ पे 1 एटम बन गया। अगर 2 आयन पास करें पर करोगे, सपोज कर लो आप ऐसे लिखा होगा, तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे, तो मेरे पास 2 एटम एल्यूमीनियम के बन जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, ये एक की बात कर रहा हूं। एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 आयन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते मैं अगर 1 मोल तक ले जाऊं, 1 मोल आयन हूं, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन पार करना इसमें मतलब ये गेन करेगा या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ एक ही चीज नोट करो, अब इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब 1 मोल, अगर इसी को मैं दोबारा से इसको दोबारा से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे ये देखो एल्यूमीनियम 3 पॉजिटिव, ये मेन चीज है। आपने कहना कि जब 1 मोल आयन मेरे पास होंगे तो मुझे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, तब जाके 1 मोल एल्यूमीनियम जो बनेगा। अब ये 3 फैराडे का मतलब क्या है, जो 1 फैराडे होता है वो होता है 96500 कूलम। कहने का मतलब है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, 1 मोल के लिए हमें के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा तो वो इतना होगा। अब हमें पता है कि 1 मोल से तो 3 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मीन्स 3 मोल थे मेरे पास। अब 1 मोल के लिए 1 फैराडे तो 3 मोल के लिए 3 फैराडे, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे 3F लिखा है। अब और भी एक क्वेश्चन जैसे अगले वाला भी करके दिखाता हूँ, ये तो सिंपल ही है। उसने पूछा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम का पास करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा 3 फैराडे। अगर उसने कूलम में पूछा है तो मैं फैराडे को आगे इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इसमें 96500 फिल कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाएगा उतने कूलम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर ये दिया हुआ है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि हाउ मच फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। देखो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इससे ये बनाना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें से आयंस निकाल लो। कैल्शियम के ऊपर कितना आयन होगा ये, और इधर क्या बन रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पहले तो इस चीज को समझ लो, बाकी मुझे अभी न्यूमेरिकल को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ मैंने ये देखा कि मेरा सॉल्ट कौन सा है और वो उसमें से वो वाला मेटल डिपॉजिट हो रहा है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, आपने हमेशा क्या देखना है कि इसमें अगर मैं एक आयन ले रहा हूं तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ रहे हैं ताकि एक एटम वो जो बन जाए। ठीक है, इतने। अब आपने इसको कैसे समझना है, क्योंकि ये तो एक लिखा ना, अभी एक मैं मोल अगर कहूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर 1 मोल कैल्शियम आयन हो तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे इसको डिपॉजिट करने के लिए। तो ये बनेगा कितना, ये 1 मोल बनेगा, क्योंकि मैं अपना मोल में लेके चल रहा हूं ना, ये चीज समझने वाली है। 1 मोल लिया, क्योंकि अगर एक आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे एक आयन से एक एटम बन रहा है तो 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम बनेगा। अब देखो, अब उसने क्वेश्चन में आपको कहा गया, अच्छा अब 1 मोल हमें पता है, अब क्वेश्चन में हमें उसने ग्राम पूछा कि 10 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना होगा। तो कोई चक्कर नहीं है, हम इसको पहले थोड़ा और सिंपल ग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये मोल में दिया हुआ ना। हम कहते हैं कि 1 मोल क्या होता है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के वेट के बराबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, वाटर का वेट 18 हो गया ना, 18 ग्राम होता है तो वो 1 मोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है तो वो 1 मोल के बराबर होता है। कैल्शियम का 40 ग्राम है तो 40 ग्राम 1 मोल के है। तो मैं इस जो इक्वेशन को इस तरह से समझ सकता हूँ कि जब मैं 1 मोल कैल्शियम आयन में से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है तो 2 मोल के ऊपर 2 फैराडे होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है, या ऐसे बोल लूँ 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट करवाना है, तो मुझे 1 मोल कैल्शियम आयन में से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस क्योंकि आपको जो चीज निकालनी होती है वो राइट साइड पे रखनी है। अब निकालनी है आपने इलेक्ट्रिसिटी है, आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि जब मैंने 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करना था तो मुझे 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे को मैं से कूलम में लिख देता हूँ, तो इतनी चार्ज रिक्वायर्ड था या इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी इसको डिपॉजिट कराने के लिए। पर अगर मेरे पास 10 ग्राम ही कैल्शियम होता तो फिर मैं क्या करता, तो फिर मैं ऐसे करना था, ये चीज को एज इट इज लिख लेना था और इसको डिवाइड करना है 40 से और इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करना है। तो ये कट गया 4 से और ये 2 से कट गया, 2 को फिर यहाँ पे काट दोगे तो आपका कितना आ गया, ये 2। अगर फैराडे में लेते हो तो आप यहाँ पे एफ लिख लो, जाए वैसे कर लो। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा मैं रिवर्स कर देता हूँ। अगर मान लो मैं इसकी जगह पे एफ लिख दूं, या यहीं पे 2F लिखा होता तो यहाँ पे फिर 2F रहने देता मैं, 2F ओवर 40 इंटू, ये कट जाना था, 2 से 2 कट जाना था तो F बटा 2, मतलब 1/2F हो गया ना, या कह लो 0.5F हो गया। तो यही आपका आंसर। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से अब आप कर लोगे। यहाँ पे भी आप हल्का सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कैल्शियम मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आप क्या करोगे, कैल्शियम क्लोराइड लिखोगे और कैल्शियम बनेगा, इसमें से ये वाला आयन निकला तो इसका मतलब ये चीज बनेगी। अब इस इक्वेशन से मुझे पहले तो खुद से अपने आप से लिखना है कि ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है। ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि अगर 1 मोल कैल्शियम होगा तो मुझे 2 फैराडे
या 2 मोल कह लो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे या 2 गुना 96,500 कूलम, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये बनेगा 1 मोल कैल्शियम, चाहे मैं 1 मोल कैल्शियम बोल दूं, चाहे मैं 40 ग्राम बोल दूं। अब ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है, ग्राम पूछा है तो मैं इसको पकड़ लूंगा, कूलम पूछा है तो ये, अगर फैराडे की बात करा तो इसको मैं ले लूंगा, ठीक है। अब उसने पूछा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए अगर आपको 1 मोल डिपॉजिट करना, तो ये तो सीधा ही है, ये 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी, 2 फैराडे आंसर आ गया। अब इसने आंसर कूलम में दिया हो तो इसका मतलब इसको फैराडे को 96500 लिख के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 200, 2 5 10, 2 6 12, 13, 18, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। होप आपको बेटा समझ लग गया होगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करो। थैंक यू बेटा।